पुलिस पर भी हमला हो रहा है, आम नागरिक पर हमला हो रहा है, आपको जो है बुद्धिजीवी पर हमला हो रहा है, ये सभी पर हमला कर रहे हैं। इसलिए हम लोग पूरे देश के जनता एक होकर इनके खिलाफ खड़ा हो रहे हैं। ये मोदी संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, नहीं छोड़ेंगे। साथी नवदीप को रिहा करो, साथी नवदीप को रिहा करो, कॉमरेड उमर को रिहा करो। 3 फरवरी की शाम को दिल्ली के मंडी हाउस पर अलग अलग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एक्टिविस्ट और सिविलियंस ने फार्म लॉस के विरोध में प्रदर्शन किया और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिहा करने की मांग रखी। Britannica.com के हिसाब से पॉलिटिकल प्रिजनर्स वो लोग हैं जो सरकार की धारणाओं के विपरीत जाने की वजह से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पिछले कुछ महीनों में देश के कई एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के गिरफ्तार होने की खबरें सामने आई हैं। नवदीप कौर, उमर खालिद, शर्जील इमाम, सिद्दीकी कप्पन और ऐसे कई और नाम इस लिस्ट में डाले जा सकते हैं। हाल ही में जो नाम सुनने में आया वो है मनदीप पुनिया का। मनदीप हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट से एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हैं जो किसान आंदोलन को शुरुआत से ही कवर कर रहे थे। 30 जनवरी की शाम को करीब 6:45 बजे मनदीप पुनिया को सिंघू बॉर्डर से रिपोर्टिंग करते वक्त दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया। हालांकि 2 जनवरी को मनदीप पुनिया को बेल मिल गई, पर उनकी गिरफ्तारी और रिहाई के बीच कई सवाल अनुत्तरित रह गए। मनदीप की गिरफ्तारी के वक्त जब वहां मौजूद दूसरे पत्रकारों ने पुलिस से पूछताछ की तो उन्हें ये पता चला कि अब तक मनदीप को पुलिस स्टेशन नहीं लाया गया था। के बाहरी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और यहाँ पर जो सीनियर अधिकारी थे उनसे बात की हमने, तो उन्होंने भी रिफ्यूज कर दिया कि यहाँ पर अभी तक कोई नौजवान जो है वो नहीं लाए गए। और मनदीप के अरेस्ट के करीब 7 घंटे बाद रात को 1:21 पर अलीपुर थाने में मनदीप के खिलाफ एक FIR फाइल की गई। इंडियन एक्सप्रेस के 31 जनवरी के इस आर्टिकल में एक अननेम्ड सीनियर पुलिस ऑफिसर को ये कहते हुए कोट किया गया कि डिटेन होते वक्त मनदीप के पास प्रेस ID कार्ड नहीं था। इसी आर्टिकल में ऊपर यह भी बताया गया कि पुलिस के मुताबिक मनदीप के साथ अरेस्ट हुए दूसरे जर्नलिस्ट को उनका प्रेस ID कार्ड देखने के बाद छोड़ दिया गया। पर मनदीप के खिलाफ फाइल हुई FIR में उनके पास ID कार्ड ना होने का जिक्र कहीं नहीं है, बल्कि FIR के हिसाब से मनदीप को 4 धाराओं के तहत अरेस्ट किया गया। सेक्शन 186, सेक्शन 332, सेक्शन 353 और सेक्शन 34। इनमें से पहली 3 धाराएं किसी भी ऑन ड्यूटी पब्लिक सर्वेंट के काम में बाधा डालने या उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में है। आखिरी धारा सेक्शन 34 ये कहती है कि जब कोई अपराध एक समूह में किया जाए तो हर एक सदस्य उसके लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। मनदीप पुनिया को रिहा करो, रिहा करो। मनदीप की गिरफ्तारी के बाद 1 फरवरी को सैकड़ों जर्नलिस्ट ने दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर्स के आगे मनदीप की रिहाई के लिए धरना दिया, जिसके बाद 2 फरवरी को मनदीप को बेल दे दी गई। इस पूरे एपिसोड में ये बात नोट करने वाली है कि अरेस्ट होने से 1 दिन पहले मनदीप ने फेसबुक पर लाइव जाकर 3 चीज़ों के बारे में बात की थी। पहली, सिंघू पर हुए 27 जनवरी के पथराव में बीजेपी के संबंध के बारे में। दूसरी, सिंघू पर हो रहे पुलिस ब्रुटैलिटी के बारे में। और तीसरी, इस पूरे मामले को मीडिया ने जिस तरीके से घुमाया उसके बारे में। एक ग्रुप आता है जो तिरंगा लेकर आता है, और वो किसानों के ऊपर, किसानों को पहले गालियां देने लग जाता है और कहता है कि उठकर यहाँ से भागो। मनदीप ने अपने फेसबुक लाइव में 27 जनवरी को हुए पथराव में शामिल 2 लोगों के बारे में बात की, अमन डबास और प्रदीप खत्री ठोलेदार। मनदीप ने बताया कि कैसे इन दोनों लोगों के बीजेपी से नज़दीकी संबंध हैं। प्रदीप खत्री ठोलेदार अपने आप को फेसबुक पर बीजेपी के जिला प्रभारी बताते हैं और बीजेपी के सीनियर लीडर्स के साथ उनकी तस्वीरें हैं। इसी तरीके से अमन डबास की भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं।
मनदीप पुनिया ने अपने फेसबुक लाइव में ये भी बताया कि कैसे सिंघू पर एक अमृतधारी सिख के साथ वहां मौजूद लोगों और पुलिस ने मारपीट की और उन्हें बालों से खींचकर पुलिस वैन तक ले जाया गया। फिर मनदीप ने दैनिक जागरण का उदाहरण देते हुए बताया कि पथराव की घटना की जो फोटो अखबार में छपी थी, दैनिक जागरण ने उसको मैनिपुलेट करके वहां खड़ी पुलिस को बैकग्राउंड से हटा दिया था। और जो दैनिक जागरण ने रिपोर्ट किया है, ये देखिए फोटोशॉप कर रखा है बिल्कुल। ये देखिए दैनिक जागरण इस अकेले इस लड़के की फोटो और देखो बैकग्राउंड में फोटोशॉप करके पुलिस को हटा दिया है और कुछ और ही लगा दिया है। इस पूरे मामले में कई सवाल उठाए जा सकते हैं। पहला कि पुलिस के दिए बयान में और एफआईआर में लिखी बात में फ़र्क क्यों है। दूसरा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 50 के हिसाब से गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास अपने परिवार के किसी सदस्य को अपनी गिरफ्तारी के बारे में सूचित करने का अधिकार है, पर मनदीप की पत्नी को उनकी गिरफ्तारी के बारे में औपचारिक रूप से अगले दिन यानी 31 जनवरी को सुबह 10 बजे बताया गया। क्या ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का उल्लंघन नहीं है? तीसरा सवाल ये कि एफआईआर के मुताबिक अकरेंस ऑफ ऑफेंस यानी अपराध की घटना 30 जनवरी की शाम को 6:40 पर थी और मनदीप की डिटेन होने की वीडियो में हम ये देख सकते हैं कि उनको मौके पर ही पकड़ भी लिया गया था, पर एफआईआर लिखवाने का टाइम रात को 1:21 का है और एफआईआर में रिपोर्ट लिखने में कोई विलंब रिपोर्ट नहीं किया गया। तो सवाल ये भी है कि इन 7 घंटों में मनदीप कहाँ थे और उनके साथ क्या हुआ। और आखिरी सवाल ये कि अगर मनदीप को सही कारणों की वजह से अरेस्ट किया गया था तो पब्लिक प्रेशर बनने पर छोड़ क्यों दिया गया, और अगर उन्होंने कुछ नहीं किया था तो उन्हें गिरफ्तार ही क्यों किया गया। मनदीप पुनिया अब रिहा हो चुके हैं, पर मनदीप पुनिया जैसे कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट्स अभी भी जेल में बंद हैं। इस सब में सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र की व्यवस्था पर उठता है कि क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में एक नागरिक को सवाल उठाने से डरना चाहिए?